प्रस्तावना। कैंसस की डोरोथी गेल की दयालुता के कारण बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका की एक विनम्र लेखिका राजकुमारी डोरोथी ऑफोस को एक बारोस का शाही इतिहासकार नियुक्त किया गया, जिसे उस अद्भुत परिलोक का इतिहास लिखने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। लेकिन उसकी भूमि में रहने वाले उन दिलचस्प लेकिन विचित्र लोगों के कारनामों के बारे में 6 किताबें लिखने के बाद इतिहासकार को दुख के साथ पता चला कि सर्वोच्च शासक ओज़मा ऑफोस के एक आदेश के अनुसार उसके देश को उसके बाद उसकी सीमाओं के बाहर रहने वाले सभी लोगों के लिए अदृश्य बना दिया जाएगा और भविष्य में उसके साथ सभी संचार काट दिए जाएंगे। जिन बच्चों ने उसके बारे में किताबें ढूंढना सीखा था और जो उस पसंदीदा देश में रहने वाले खुशमिजाज और खुश लोगों की कहानियों को पसंद करते थे, वे भी अपने इतिहासकार की तरह इस बात से दुखी थे कि उसकी कहानियों की कोई और किताब नहीं होगी। उन्होंने कई पत्र लिखे और पूछा कि क्या इतिहासकार को कुछ ऐसे रोमांचों के बारे में नहीं पता है जिनके बारे में लिखा जा सके जो उसकी भूमि को बाकी दुनिया से अलग किए जाने से पहले हुए थे। लेकिन उन्हें किसी के बारे में पता नहीं था। अंत में बच्चों में से एक ने पूछा कि हम राजकुमारी डोरोथी से वायरलेस टेलीग्राफ के जरिए क्यों नहीं सुन सकते, जिससे वह दूर दराज के उसकी भूमि में जो कुछ भी हुआ इतिहासकार को बिना देखे या यहाँ तक कि उसके बारे में जाने बिना बता सकती थी। यह एक अच्छा विचार था, इसलिए इतिहासकार ने अपने पिछवाड़े में एक ऊंचा टावर बनवाया और जब तक वह इसे समझ नहीं गया तब तक उसने वायरलेस टेलीग्राफी की शिक्षा ली और फिर हवा में संदेश भेजकर उसकी राजकुमारी डोरोथी को बुलाना शुरू किया। अब ये संभावना नहीं थी कि डोरोथी वायरलेस संदेशों की तलाश में होगी या कॉल पर ध्यान देगी, लेकिन एक बात इतिहासकार को पक्की थी और वो ये कि शक्तिशाली जादूगरनी ग्लिंडा जानती होगी कि वह क्या कर रहा है और वह डोरोथी से संवाद करना चाहता था, क्योंकि ग्लिंडा के पास एक बड़ी किताब है जिसमें दुनिया में कहीं भी होने वाली हर घटना दर्ज है, बस उसी पल जब वो घटित होती है, और इसलिए निश्चित रूप से किताब उसे वायरलेस संदेश के बारे में बताएगी। और इस तरह डोरोथी को पता चला कि इतिहासकार उससे बात करना चाहता है और उसकी भूमि में एक झबरा आदमी था जो वायरलेस उत्तर टेलीग्राफ करना जानता था। इसका नतीजा ये हुआ कि इतिहासकार ने उसकी ताज़ा खबरें बताने के लिए इतनी विनती की ताकि वो बच्चों को पढ़ने के लिए इसे लिख सके कि डोरोथी ने ओज़मा से अनुमति मांगी और ओज़मा ने विनम्रतापूर्वक सहमति दे दी। इसलिए 2 साल के लंबे इंतजार के बाद अब अमेरिका के बच्चों के सामने एक और ओज़ कहानी पेश की गई है। ये संभव नहीं होता अगर किसी चतुर व्यक्ति ने वायरलेस का आविष्कार न किया होता और एक उतने ही चतुर बच्चे ने इसके माध्यम से रहस्यमयी उस भूमि तक पहुंचने का विचार न सुझाया होता। ओज़ो और अनक ननकी, मक्खन कहाँ है अंकल ननकी? ओज़ो ने पूछा। अंकल ने खिड़की से बाहर देखा और अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाया। फिर वह मंचकिन लड़के की ओर मुड़ा और अपना सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने कहा, क्या मक्खन नहीं है? ये बहुत बुरा है अंकल। फिर जैम कहाँ है? ओज़ो ने पूछा, एक स्टूल पर खड़े होकर ताकि वह अलमारी की सभी अलमारियों को देख सके। लेकिन अंकल ननकी ने फिर से अपना सिर हिलाया। चला गया, उन्होंने कहा। जैम भी नहीं, और केक भी नहीं, जेली भी नहीं, सेब भी नहीं, सिर्फ ब्रेड ही। सब, अंकल ने खिड़की से बाहर देखते हुए फिर से अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा। छोटा लड़का स्टूल ले आया और अपने चाचा के पास बैठ गया, धीरे धीरे सूखी रोटी चबा रहा था और गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। हमारे आंगन में रोटी के पेड़ के अलावा कुछ भी नहीं उगता, उसने सोचा, और उस पेड़ पर केवल 2 और रोटियां हैं और वे अभी तक पकी नहीं हैं। मुझे बताओ चाचा, हम इतने गरीब क्यों हैं? बूढ़ा मंचकिन मुड़ा और ओज़ो की तरफ देखा। उसकी आंखें दयालु थीं, लेकिन इतने समय से वह न तो मुस्कुराया था और न ही हंसा था कि लड़का भूल गया था कि अंकल ननकी गंभीर नज़रों के अलावा किसी और तरफ देख सकते हैं। और अंकल कभी भी अपनी मर्जी से ज्यादा शब्द नहीं बोलते थे, इसलिए उनका छोटा भतीजा, जो उनके साथ अकेला रहता था, एक शब्द से बहुत कुछ समझना सीख गया था। हम इतने गरीब क्यों हैं चाचा? लड़के ने दोहराया। नहीं, बूढ़े मंचकिन ने कहा। मुझे लगता है कि हम हैं, ओज़ो ने कहा। हमारे पास क्या है? हाउस, अंकल ननकी ने कहा। मुझे पता है, लेकिन उसकी धरती पर हर किसी के पास रहने के लिए एक जगह है।
और क्या अंकल, रोटी? मैं आखिरी पकी हुई रोटी खा रहा हूँ। लो, मैंने तुम्हारा हिस्सा अलग रख दिया है अंकल। यह मेज पर है, इसलिए जब तुम्हें भूख लगे तो तुम इसे खा सकते हो। लेकिन जब वह खत्म हो जाएगी तो हम क्या खाएंगे अंकल? बूढ़ा आदमी अपनी कुर्सी पर हिल गया, लेकिन केवल अपना सिर हिलाया। बेशक, ओजो ने कहा, जो बोलने के लिए बाध्य था क्योंकि उसके चाचा ने ऐसा नहीं किया। उसकी भूमि में भी कोई भूखा नहीं मरता। आप जानते हैं कि हर किसी के लिए बहुत कुछ है, केवल यदि यह आपके लिए सही जगह नहीं है तो आपको वहीं जाना चाहिए जहां ये सही जगह है। वृद्ध मंचकिन फिर से हिल गया और अपने छोटे भतीजे को घूरने लगा, मानो वह उसके तर्क से परेशान हो गया हो। कल सुबह तक, लड़का बोला, हमें वहां जाना होगा जहां कुछ खाने को हो, नहीं तो हमें बहुत भूख लगेगी और हम बहुत दुखी हो जाएंगे। कहाँ? अंकल ने पूछा। हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता, मुझे यकीन है, ओजो ने उत्तर दिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए अंकल, आपने अपने समय में यात्रा की होगी, क्योंकि आप बहुत बूढ़े हो गए हैं। मुझे ये याद नहीं है, क्योंकि जब से मैं कुछ भी याद कर सकता हूँ, हम यहीं इस एकांत गोल घर में रहते आए हैं, जिसके पीछे एक छोटा सा बगीचा है और चारों ओर घने जंगल हैं। अंकल, मैंने उसकी महान भूमि के बारे में जो कुछ भी देखा है, वह दक्षिण में उस पहाड़ का दृश्य है, जहाँ वे कहते हैं कि हेमरहेड्स रहते हैं जो किसी को भी अपने पास से जाने नहीं देते, और उत्तर में वह पहाड़, जहाँ वे कहते हैं कि कोई नहीं रहता। एक अंकल ने उसे सुधारते हुए कहा। ओह, हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ एक परिवार रहता है। वो कुटिल जादूगर है, जिसका नाम डॉक्टर पिप्ट है, और उसकी पत्नी मार्गोलोटे है। 1 साल पहले तुमने मुझे उनके बारे में बताया था। मुझे लगता है कि कुटिल जादूगर और उसकी पत्नी के बारे में जितना मैंने अभी कहा है, उतना कहने में तुम्हें पूरा 1 साल लग गया अंकल। वे पहाड़ पर बहुत ऊपर रहते हैं, और अच्छा मंचकिन देश, जहाँ फल और फूल उगते हैं, बस दूसरी तरफ है। यह अजीब है कि तुम और मैं यहाँ जंगल के बीच में अकेले रह रहे हैं, है न? हाँ, अंकल ने कहा। तो फिर चलो मंचकिन कंट्री और उसके खुशमिजाज, अच्छे स्वभाव वाले लोगों से मिलने चलते हैं। मैं जंगल के अलावा कुछ और भी देखना पसंद करूंगा अंकल ननकी। बहुत कम है, अंकल ने कहा। क्यों? मैं अब पहले जितना छोटा नहीं रहा, लड़के ने गंभीरता से उत्तर दिया। मुझे लगता है कि मैं जंगल में उतनी ही दूर और उतनी ही तेजी से चल सकता हूँ, जितनी आप चल सकते हैं, चाचा। और अब जब हमारे पिछवाड़े में खाने लायक कुछ भी नहीं उगता, तो हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ भोजन हो। अंकल ननकी ने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने खिड़की बंद कर दी और अपनी कुर्सी कमरे की ओर घुमा ली, क्योंकि सूरज पेड़ों की चोटियों के पीछे डूब रहा था और ठंड बढ़ रही थी। धीरे धीरे ओजो ने आग जलाई और लकड़ियां चौड़ी चिमनी में स्वतंत्र रूप से जलने लगीं। दोनों बहुत देर तक आग की रोशनी में बैठे रहे, बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला मंचकिन और छोटा लड़का। दोनों सोच रहे थे। जब बाहर काफी अंधेरा हो गया तो ओजो ने कहा, अपनी रोटी खाओ अंकल, और फिर हम सो जाएंगे। लेकिन अंकल ननकी ने रोटी नहीं खाई, न ही वह सीधे बिस्तर पर गए। जब उनका छोटा भतीजा कमरे के कोने में गहरी नींद में सो गया, तब भी बूढ़ा आदमी आग के पास बैठा सोचता रहा।